Good morning. Today is 22nd of June 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस CS कन्नन को कंटेम्प्ट के चार्जेस में 6 महीनों के कारावास की सजा सुनाई। तो अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है कोयम्बटूर से। तो इसी इशू से रिलेटेड द हिंदू ने ये पूरा आर्टिकल लिखा है। तो 4-5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है, अनिल कुंबले जिन्होंने 1 साल तक भारतीय क्रिकेट टीम के कोच के तौर पे काम किया, तो उनकी कुछ अचीवमेंट्स को डिस्कस किया गया है और उनके जो डिफरेंसेस थे कप्तान विराट कोहली के साथ में जो इस्तीफे की वजह बनी उनको डिस्कस किया गया है। एग्जाम के लिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे हम नहीं डिस्कस करेंगे। बीच का जो आर्टिकल है, लगातार आज फिर से तीसरे दिन इंडिया और यूएस के बीच का आर्टिकल है, इंडिया और यूएस के रिलेशंस के बीच का आर्टिकल है। तो जो भी 3-4 नए पॉइंट्स हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे नीचे जो आर्टिकल है, सीनियर सिटीजन से रिलेटेड एक सर्वे हुआ, तो काफ़ी सारा तो इररिलेवेंट डेटा है। डेटा को छोड़ के जो भी ऐसे पॉइंट्स जिसे हम यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स के अंदर में, उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे साइड में जो आर्टिकल है, कॉमन्स फिजिकल वर्ल्ड में और क्रिएटिव कॉमन्स इंटरनेट फील्ड में, यानी जिसे सभी लोगों के द्वारा यूज किया जा सकता है, जैसे बीचीज या फिर दूसरी ऐसी जगह जिन्हें सभी लोगों के द्वारा यूज किया जा सकता है, उस पर सरकार का कब्जा होता जा रहा है। या फिर IPR की बात करें तो जो कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के नाम पे कॉमन्स पे कब्जा करती जा रही हैं। तो ये आर्टिकल काफ़ी कुछ बयां करता है, एथिक्स में भी इसका यूज किया जा सकता है। साइड में ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एक ही पॉइंट पे बार बार फोकस किया गया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। यहाँ पे नीचे जो आर्टिकल है श्रीलंका की, वैसे तो इंटरनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल है, लेकिन एक पॉइंट वो मैं आपको यहीं बता देता हूँ। देखिए, श्रीलंका के अंदर में नॉर्दर्न और ईस्टर्न प्रोविंस में आपको पता है तमिल नेशनल पार्टीज हैं, उनका अलायंस जो है अभी सत्ता में है प्रोविंस में। लेकिन इस तमिल नेशनल जो अलायंस है इसमें अभी स्प्लिट होने वाला है। काफ़ी सारे ऐसे जो वहाँ पे लेजिस्लेचर्स यानी विधायक आप कह सकते हैं, जो वहाँ के अभी के जो चीफ मिनिस्टर है विघ्नेश्वरम, जो उन विधायकों का विघ्नेश्वरम में जो विश्वास था वो समाप्त हो गया, तो वो मना कर रहे हैं कि हम विघ्नेश्वरम को अब समर्थन नहीं करेंगे। तो बस यही है और कुछ नहीं है, तो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। साइड में ये जो आर्टिकल है, ये भी GST से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी का निर्माण किया गया है नए GST एक्ट के अनुसार। क्या उसका काम है और क्यों इसे नहीं बनाना चाहिए था, आर्टिकल सब कुछ बता रहा है इसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले CS कन्नन के बारे में। देखिए, CS कन्नन ने काफ़ी कुछ कहा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जुडिशरी की तौहीन करी, तो उस चार्जेस में, कंटेम्प्ट के चार्जेस में इनको 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन ये फरार हो गए थे, बाद में अब इनको कोयम्बटूर से गिरफ्तार किया गया है। तो द हिंदू काफ़ी सारे इश्यूज उठाता है इस गिरफ्तारी पर, इस पूरे इशू पर। द हिंदू कहता है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था कि जस्टिस CS कन्नन की मेंटल हेल्थ की जांच की जाए, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था कि मैं किसी भी प्रकार से हेल्थ चेकअप, मेंटल हेल्थ चेकअप नहीं करवाऊंगा। तो आर्टिकल कहता है कि जब सुप्रीम कोर्ट को खुद ही लगता है कि ये किसी प्रकार से मेंटल डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं, तो फिर आखिरकार जरूरत थी क्या थी 6 महीने के कारावास की सजा सुनाने की। दूसरा इशू ये है, इस पूरे इशू पर जुडिशरी की काफ़ी इंसल्ट, काफ़ी बेइज्जती हुई। अच्छा, एक सोल्यूशन ये भी हो सकता था कि वैसे भी इनकी रिटायरमेंट होने वाली थी और इनको कोई जुडिशियल काम भी नहीं दिया गया था, तो अच्छा होता कि इनको रिटायर होने दिया जाता। इससे ये पूरे इशू पर जो जुडिशरी की जो रेपुटेशन है वो डाउन हुई है, उस रेपुटेशन को बचाया जा सकता था। और तीसरा पॉइंट ये है, अगर इन्होंने कुछ गलती की भी थी तो सुप्रीम कोर्ट के पास में तो पावर्स भी नहीं है इस प्रकार की कि साथी जज को सजा सुनाई जा सके या फिर साथी जज को कुछ किया जा सके, कुछ एक्शन उनके पास में लिया जा सके। एकमात्र जो प्रोविजन है, जो कल हमने प्रीलिम बूस्टर की डिस्कशन में भी डिस्कस किया था, कि रिमूवल होना चाहिए, प्रॉपर स्पेशल मेजोरिटी से रिमूवल होना चाहिए। एक 100 मेंबर्स लोकसभा में या 50 मेंबर्स राज्यसभा के जब पास करते हैं रेजोल्यूशन, तो स्पीकर की मर्जी होती है कि वो 3 सदस्यीय पैनल का गठन करें। जब 3 सदस्यीय पैनल ये कहता है कि हाँ वास्तव में इनकेपेबल हैं या फिर मिस बिहेवियर है, और पूरा एक हाउस और फिर बाद में दूसरा हाउस स्पेशल मेजोरिटी के साथ में ये रेजोल्यूशन पास कर देते हैं, तो वो जो रेजोल्यूशन जाता है वो प्रेसिडेंट के पास में जाता है, फिर जाके प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं किसी जज को। तो बराबर मैकेनिज्म है हाई कोर्ट जज का भी और सुप्रीम कोर्ट जज का भी। ऐसा कुछ होता तो कम से कम वो संविधान के दायरे में होता, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्शन लिया है वो संविधान के दायरे में नहीं है। फिर आर्टिकल कहता है कि देखिए, इस पूरी जो इशू है इससे सबक लेते हुए अभी किसी प्रकार का प्रॉपर डिसिप्लिन मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, ताकि आगे जाके कल को कोई जज, दूसरा जज ऐसा करे तो प्रॉपर कानूनी ढंग से, कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब से एक्शन लिया जाए, ना कि जिस प्रकार से काफ़ी आलोचना अभी हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट कैपेबल नहीं था अपने साथी जज के खिलाफ एक्शन लेने में, फिर भी उन्होंने एक्शन लिया। और लास्ट पॉइंट ये है कि इनएफिशिएंट कोलिजियम सिस्टम। आपको याद होगा सरकार ने NJEC एक्ट बनाया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे इनवैलिड करार दे दिया था और नल एंड वॉइड वो हो गया था। अब देखिए,
अगर हमारा कोलिजियम सिस्टम इस प्रकार से मान लीजिए ऐसे जज को चुनता है जिसमें काफ़ी सारी खामियां हैं, तो कहीं ना कहीं ये कोलिजियम सिस्टम में भी काफ़ी एक प्रकार से सवाल उठते हैं कि ये सिस्टम सही नहीं है और प्रॉपर ढंग से जजेस का चुनाव नहीं होता, प्रॉपर ढंग से सिलेक्शन नहीं होता, अपॉइंटमेंट नहीं होती जजेस की। तो एनजेईसी एक्ट के इनवैलिडेशन के बाद में कुछ एक नया मैकेनिज्म आना चाहिए ताकि सही ढंग से जजेस का चुनाव हो सके। ये भी एक बड़ा इशू है। तो 6-7 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जीएस पेपर 2 के लिए। इस आर्टिकल की काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंस है ये 4-5 पॉइंट्स। अगर कुछ क्वेश्चन आता है जुडिशरी में इश्यूज़ को लेके भी या फिर कुछ दूसरे इश्यूज़ को भी, इनडायरेक्टली भी इन पॉइंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं, तो याद रखिएगा जीएस 2 में। और जैसे कई बार देखिए कई स्टूडेंट्स ने कहा कि ब्लैक कलर का जो ये बैकग्राउंड है ये हमें नहीं यूज़ करना चाहिए, तो कोई बात नहीं, हम कोई भी बैकग्राउंड यूज़ कर लेंगे, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट है कि प्रिंट निकालना है इसलिए नहीं यूज़ करना चाहिए, देखिए इन स्लाइड्स को प्रिंट निकालने की मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता है। आप अपने नोट्स बना सकते हैं, वो भी कीवर्ड फॉर्म में। कीवर्ड फॉर्म में कैसे? अब देखिए आप प्लेन पेपर में ऐसे कुछ लिखोगे, बीच में इशू लिखोगे जुडिशरी पेपर 2 और फिर बीच में बस 5 पॉइंट आप लिखोगे, सिर्फ 5 कीवर्ड्स। कौन से? मेंटल हेल्थ केयर लिखोगे आप, अबाउट टू रिटायर। बाद में रिवीजन में काफ़ी आसानी होती है इस तरह के नोट्स हम बनाते हैं। तो प्रिंट आउट में कोई ऐसा फायदा नहीं है। अगर नोट्स आपको बनाने हो तो सिर्फ आप ये कीवर्ड्स फॉर्म में बना सकते हो, बाद में रिवीजन में भी आसानी होती है और जल्दी भी बन जाते हैं, बजाय कि ऐसे नोट्स। देखिए ऐसे नोट्स बनाने में काफ़ी टाइम भी लगता है और बाद में रिवीजन भी नहीं हो पाती। तो नोट्स हमेशा बनाने चाहिए कीवर्ड्स फॉर्म में, ऐसा मेरा मानना है कम से कम। बाद में जैसा आपको सूटेबल लगे आप वैसा ही बना सकते हो। उसके बाद में क्या? उसके बाद में कुछ लोगों ने कहा कि हमें क्वेश्चंस डिस्कस करने चाहिए। जी हाँ, हमें क्वेश्चंस बिल्कुल डिस्कस करने चाहिए। आप 2-3 दिन रुकिए, शायद आने वाले मंडे से हम कुछ डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी तो इंडिया और यूएस के बीच का अगला ये आर्टिकल है। तो ऑलरेडी हमें बैकग्राउंड पता है, हमारे प्रधानमंत्री जाने वाले हैं यूएस की विजिट पे। तो ये एक प्रकार से जो विजिट होगी हमारे प्रधानमंत्री मोदी के बीच में और ट्रंप के बीच में, ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के बीच की एक विजिट होगी। हमारी जो डेमोक्रेसी है वो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है दुनिया की। 125 करोड़ लोगों का हमारा देश, और फिर भी डेमोक्रेसी, मतलब आज़ादी के बाद से जब पूरे साउथ एशिया के अंदर में डेमोक्रेसी ने काम नहीं किया, लेकिन एक काले धब्बे इमरजेंसी को छोड़ दें तो हमारी डेमोक्रेसी पे हमें गर्व है। और अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है वो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। अब आर्टिकल कहता है कि देखिए जो प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स जिन्होंने जगह ली हमारे इंडिया के अंदर में पिछले काफ़ी दशकों से, आज़ादी के बाद से, और ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे डॉक्ट्रिन्स जिन्होंने जगह बनाई अमेरिका के अंदर में पिछले काफ़ी सालों से, इवन 1800 से, वो प्रिंसिपल्स ये दोनों लीडर्स कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली चेंज करने में लगे हुए हैं। मतलब आर्टिकल ये बात कहता है। अब चाहे बात कर लीजिए आप सिटीजनशिप की। सिटीजनशिप में देखिए अब ट्रंप ने क्या कहा कि 7 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको सिटीजन नहीं बनने देंगे, या फिर सिटीजनशिप के लिए उन्होंने नॉर्म्स दिए हैं। वो मतलब इनडायरेक्टली तो उन्होंने यूं कहा था कि 7 मुस्लिम कंट्रीज है वहाँ से देश को नहीं आने देंगे, लोगों को नहीं आने देंगे, लेकिन बाद में इनडायरेक्टली उन्होंने सिटीजनशिप के लिए जो नॉर्म्स हैं वही तो स्ट्रिक्ट किए हैं। और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनडायरेक्टली वो सिटीजनशिप के लिए जो नॉर्म्स हैं वो डिफिकल्ट बना रहे हैं। और दूसरा, इंडिविजुअल या फिर कलेक्टिव राइट्स क्या होने चाहिए, रिलीजियस राइट्स क्या होने चाहिए, स्टेट और सिटीजन आपस में किस प्रकार से इंटरेक्ट करेंगे, मीडिया का रोल क्या होगा, इन सभी बातों में जो प्रिंसिपल्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं वो प्रिंसिपल्स चेंज हो रहे हैं। आप देख लिए एग्जांपल्स काफ़ी हैं। ट्रंप की लड़ाई चल रही है अमेरिका के अंदर में मीडिया के साथ में, और उसके बाद में देख लीजिए जो राइट्स हैं वहाँ पे अमेरिका में, उस पर भी काफ़ी एक प्रकार से उन राइट्स इशू पर काफ़ी चर्चा हुई। तो कुल मिला के एसेंस क्या निकलता है? एसेंस क्या निकलता है कि नेशनल आइडेंटिटी है उसको बार बार डिबेट किया जा रहा है दोनों देशों के अंदर में, इंडिया में भी और यूएस के बीच में भी। और कहीं ना कहीं ये दोनों डेमोक्रेसीज का एक चेक है, एक टेस्ट है। अगर आप बात करें अमेरिका की, अमेरिका तो एक प्रकार से कंफ्यूज्ड है। ट्रंप के आने के बाद में यूएस यही नहीं डिसाइड कर पा रहा कि उनके नेशनल इंटरेस्ट आखिरकार है क्या, उनके दोस्त कौन हैं, उनके दुश्मन क्यों हैं, कौन है। अमेरिका अभी तक ये नहीं डिसाइड कर पा रहा है। पहले अमेरिका, इवन इंडिया भी काफ़ी तारीफ करता था अमेरिका की कि अमेरिका ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ग्लोबल सुपर पावर के तौर पे, वो वर्ल्ड में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। वो बात बिल्कुल अलग है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने इंटरेस्ट भी सर्व किए स्टेबिलिटी लाने के नाम पे। चाहे आप वो लीबिया का एग्जांपल ले लीजिए, सीरिया का एग्जांपल ले लीजिए, बार बार इराक का एग्जांपल ले लीजिए। स्टेबिलिटी या फिर डेमोक्रेसी लाने के इशू पर यूएस ने पूरे के पूरे वो देश ही खत्म कर दिए, वो बात बिल्कुल अलग है। फिर भी कहीं ना कहीं इंडिया अप्रिशिएटिव रहा है यूएस की इस पॉलिसी का। लेकिन अब तो ट्रंप के आने के बाद में उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी स्टेटमेंट्स दी कि वो पीछे हटना चाहते हैं। उन्होंने सिंपल भाषा में कहें तो ठेका नहीं ले रखा पूरी दुनिया में शांति लाने का। अमेरिका कहता है हमारे काफ़ी पैसा खर्चा हो गए,
लेकिन फिर से ट्रंप की ऐसी बातें देखने को मिलती हैं कि अगर मिलिट्री पावर बढ़ानी है, तो अगर पावर बढ़ानी है किसी भी तरह की, तो मिलिट्री में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। यानी ट्रंप की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं साफ नहीं है, कोहेरेंसी नहीं है उनकी बातों में। अब देखिए चाइना तो का इशू तो हमने लगातार 2 दिन भी डिस्कस किया, यहां पे भी देख लीजिए चाइना का पहले वो कहते थे एशिया टू पिविट पॉलिसी, यानी कंटेन करेंगे चाइना को, और इसी वजह से तो इंडिया और यूएस के रिलेशंस अच्छे हुए थे। इसी वजह से तो काफी सारे डिफेंस एग्रीमेंट्स हमने साइन किए थे, चाहे वो लिमोहा हो या फिर दूसरे एग्रीमेंट्स हो। लेकिन अगर अब यूएस चाइना के पर्सपेक्टिव में, चाइना के कंटेक्स्ट में अपनी पॉलिसी ही चेंज कर रहा है, तो फिर जिस बेस पे इंडिया और यूएस की रिलेशनशिप बनी थी वो बेस खत्म हो जाएगा। वैसे तो काफी सारे मेन और पिलर्स भी हैं, लेकिन मेन पिलर है वो यही था कि चाइना को लेकर कंटेन करना था, इसीलिए इंडिया और यूएस इतने नजदीक आए थे। और इवन देखिए एक और बात मैं बताऊं आपको कि जब 1998 में जब हमने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया था तो काफ़ी सारे सैंक्शंस लगाए गए थे हमारे ऊपर में, लेकिन वो सैंक्शंस 1 साल तक भी नहीं चल पाए। 1998 में सैंक्शंस लगाए गए थे जब हमने न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सपेरिमेंट किया था, और 2000 के अंदर में ही जो बिल क्लिंटन वहां राष्ट्रपति थे अमेरिका के, वो हमारे देश की विजिट पे आए। तो सोच के देखिए, अगर किसी देश के खिलाफ में सैंक्शंस लगाए जाते हैं तो क्या अमेरिका का राष्ट्रपति जाएगा उस देश में? सिग्नल साफ साफ था कि वो सैंक्शंस नाम नाम के थे। मकसद एक था यूएस का कि वो चाहते थे कि इंडिया एक प्रकार से सहायक हो सकता है चाइना को कंटेन करने में। और उसी के बाद में 2005 में आपको याद होगा कि न्यूक्लियर एक्ट भी साइन हुआ था, और बाद में तो काफ़ी रिलेशनशिप काफ़ी दूर तक गई हमारी। एशिया टू पिविट पॉलिसी में भी भारत ने पार्टिसिपेट करने का भरोसा दिलाया और वो सारी चीज़ें। लेकिन अब अमेरिका के साथ में जो रिलेशनशिप है वो चेंज हो रही है। अब ट्रंप धीरे धीरे ये मानने लगे हैं कि चाइना उनका बहुत बड़ा दुश्मन नहीं है। इवन चाइना से पहले तो उनका बड़ा दुश्मन रशिया है, कन्वेंशनल थ्रेट रशिया है। हालांकि रशिया की इंटेंशंस ना हो, लेकिन रशिया के पास में कम से कम कैपेबिलिटी है कि वो यूएस के मेन लैंड तक नुकसान पहुंचा सकता है। और लेकिन अभी सबसे बड़े जो दुश्मन मानते हैं ट्रंप या फिर यूएस, वो हैं रेडिकल इस्लाम या फिर न्यूक्लियर एडवेंचरिज्म, नॉर्थ कोरिया, ईरान। ये सब जो हैं वो बड़े दुश्मन मानते हैं यूएसए। चाइना को वो बड़ा दुश्मन फिलहाल नहीं मानते। और देखिए उसका एक बड़ा कारण ये भी है, चाइना के साथ में वो अपने रिश्ते बहुत हद तक बिगाड़ नहीं सकते। दोनों बड़ी इकोनॉमीज हैं। अमेरिका की काफ़ी सारी ऐसी बड़ी कंपनीज हैं वो जिनका रेवेन्यू जो आता है वो चाइना से आता है और चाइना पे वो डिपेंडेंट है। तो चाइना के साथ में चाहे वो इकोनॉमिक रिलेशंस या दूसरे रिलेशंस खराब होते हैं तो इससे अमेरिका की इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ेगा। इसीलिए अमेरिका कुछ खास बड़ा एक्शन लेना नहीं चाहता चाइना के खिलाफ में। यहाँ पे देखिए चाइनीज मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है यूएस को, यूएस की कंपनीज को। और लेकिन फिर भी चाइना को थ्रेट तो मानता है यूएस, लेकिन इंपॉर्टेंट थ्रेट मानता है, बिल्कुल अर्जेंट थ्रेट नहीं मानता। और चाइना वैसे यूएस को लगता है कि उनका एक वैल्यूएबल पार्टनर भी है कई चीज़ों में। जैसे ओबामा को लगता था कि नॉर्थ कोरिया को कंटेन करने में या फिर क्लाइमेट चेंज में चाइना उनका वैल्यूएबल पार्टनर है। हालांकि देखिए क्लाइमेट चेंज तो ट्रंप के लिए कुछ मायने रखता नहीं है, वो वैसे ही पेरिस क्लाइमेट चेंज से पीछे हट गए हैं। लेकिन एक नॉर्थ कोरिया का इशू अभी भी रेलेवेंट है। हाल फिलहाल में ही यूएस ने, प्रेसिडेंट ने एक ट्वीट किया था कि चाइना को कुछ करना चाहिए कि नॉर्थ कोरिया को कंटेन करने में, अदरवाइज हम कुछ करेंगे। तो साफ साफ एक प्रकार से इन्वोक कर रहा था यूएस चाइना को कि आप नॉर्थ कोरिया को कंटेन करके रखिए कि वो और ज्यादा जो मिसाइल्स है उनका परीक्षण ना करे। अब पाकिस्तान को लेकर अमेरिका ये तो मानता है, अमेरिका के जो डिफरेंट इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, डिफरेंट अथॉरिटीज है, वो ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान है वो टेररिज्म को एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन वो इंडिया के व्यू को भी एक प्रकार से शक की निगाह से देखते हैं। वो अमेरिका वाले कहते हैं कि देखिए हम एक प्रकार से सिंपैथेटिक हैं इंडियन व्यू के खिलाफ में कि पाकिस्तान स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है। लेकिन इंडिया की दोहरी अप्रोच नहीं चलेगी। इंडिया यूएस का सपोर्ट तो चाहता है इस पूरे मुद्दे पे, लेकिन कश्मीर पर नहीं चाहता इंडिया कि यूएस कुछ भी बोले। तो इस पॉलिसी पर यूएस को ऐतराज है। यूएस चाहता है कि इंडिया पूरा मौका दे, सारे इश्यूज को स्टेबिलिटी लाने में हमारी एक प्रकार से मदद करे। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट्स है, 2 इंपॉर्टेंट थे, वो हमने डिस्कस कर लिए। अब अगला जो आर्टिकल है देखिए सीनियर सिटीजन से रिलेटेड आर्टिकल है। हमारे देश में 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं यानी सीनियर सिटीजन या फिर जो बूढ़े लोग हैं, उनकी पॉपुलेशन 2010 में 8% थी और 2050 तक वो पॉपुलेशन बढ़ के हो जाएगी 19%। तो ये थोड़ा बहुत जो बिल्कुल बेसिक डेटा है इसको तो हम यूज कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, एक आप छोटी डायरी बना लीजिए और उसमें आपको जो भी बेसिक डेटा लगे कि हाँ भाई ये डेटा है तो इसको आप लिख लीजिएगा। मेंस में काफ़ी वैल्यू एडिशन हो जाता है जब हम ये छोटी छोटी चीज़ें लिखते हैं, बिल्कुल बेसिक डेटा। वैसे तो इस सर्वे में काफ़ी सारा डेटा है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो तो किसी काम का नहीं होता। लेकिन अगर मान लीजिए सीनियर सिटीजन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो बेसिक इंट्रोडक्शन अगर इससे करते हैं तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जाता है। अब ये कहते हैं कि देखिए जो पॉपुलेशन है वो क्यों बढ़ रही है।
पॉपुलेशन दो वजह से बढ़ रही है। एक तो देखिए जो हमारे देश में हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रही हैं, और दूसरा ये भी है जो फर्टिलिटी रेट है वो भी डिक्लाइन हो रही है, यानी जो लोग हैं वो जागरूक हैं, तो पॉपुलेशन भी स्टेबल हो जाएगी आने वाले समय में। लेकिन आर्टिकल कहता है कि देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है लोगों की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दियर लाइफ है। काफ़ी सारी की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है सीनियर सिटीजन्स को। फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता, आपको पता ही होगा कल्चर हमारे देश का आजकल कैसा हो रहा है। जो पहले जॉइंट फैमिली का सिस्टम था, आजकल न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम बढ़ रहा है, तो एक प्रकार से जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको बुढ़ापे में भी सहारा नहीं मिल पाता, और उनको कई बार तो ओल्ड एज होम्स में भेज दिया जाता है। लेकिन वहाँ पे भी एक सेकेंड सॉरी, तो ओल्ड एज होम्स में भी उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती। और इस उम्र में कई बार तो ऐसा होता है कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे तो उनका तो ठीक है, पेंशन सिस्टम अच्छे से डेवलप होता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जिन्होंने जिंदगी भर काम किया होता है तो उनको ठीक से पेंशन भी नहीं मिल पाती, यानी कोई इनकम का एक सिक्योर साधन नहीं उपलब्ध हो पाता इस उम्र में। तो इन सारे एक प्रकार से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बुढ़ापे की उम्र में। और इसके अलावा बहुत सारी जो हेल्थ जो दिखते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी तरह के जो डिजीज़ हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, कैंसर, रोज, डायबिटीज़, अस्थमा, और ये सारा डेटा दिया हुआ है कि हार्ट डिजीज़ कितने बढ़ गए पिछले कुछ समय में, कैंसर कितना बढ़ गया। तो ये सारी चीज़ें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस पॉइंट एक ही है कि ये सारे डिजीज़ हो जाते हैं जब ये उम्र होती है 60 साल से ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को काफ़ी कुछ करना चाहिए सीनियर सिटीजन्स के लिए, वो अगली स्लाइड में है। और काफ़ी बार देखिए डिसेबिलिटी का मतलब यहाँ पे है कि एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। कई बार तो ऐसा होता है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो अपनी डेली लिविंग के लिए जो एक्टिविटीज़ है वो भी परफॉर्म नहीं कर पाते, जैसे फीडिंग, खाना खाना, ड्रेसिंग, बाथिंग, वॉकिंग और ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन बेड टू अनदर बेड, नॉर्मल विजन, और ये सारी जो चीज़ें हैं सेल्फ केयर की, जो डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज़ है वो भी परफॉर्म नहीं कर पाते, और जो फैमिली के लोग हैं वो भी साथ नहीं होते। तो इसलिए सरकार को कुछ करना चाहिए, एक प्रॉपर पॉलिसी बनानी चाहिए। पॉलिसी तो फिलहाल है, लेकिन जो कुछ करना चाहिए वो कुछ अभी इनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो ये आगे है वे फॉरवर्ड। तो क्या करना चाहिए इनको, देखिए इनके लिए एक्सपेंशन ऑफ ओल्ड एज पेंशन, यानी बुढ़ापा जो पेंशन मिलती है उसमें विस्तार होना चाहिए, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस मिलना चाहिए ताकि किसी भी एक प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हॉस्पिटल जो अथॉरिटीज़ हैं वो सहायता प्रोवाइड करें इन सीनियर सिटीजन्स को, अगर फैमिली सपोर्ट ना करें तो भी। एक मुंबई में एक इंसिडेंट सामने आया था, एक शायद एक्ट्रेस थी, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, एक फेमस एक्ट्रेस थी, तो उनके बेटे ने छोड़ दिया हॉस्पिटल में उनको, और बाद में आए ही नहीं। तो हॉस्पिटल ने जब एक प्रकार से जांच स्टार्ट करी, इलाज स्टार्ट किया, तो एक प्रकार से आपको पता ही होगा कि पूछते हैं कि कौन लाया इनको यहाँ पे, तो कोई आया ही नहीं सामने। तो बाद में ये न्यूज़पेपर में खबर छपी थी और फिर डायरेक्टर्स थे वो गए थे उनको हेल्प करने के लिए। तो ये देखिए इतने फेमस जो एक्ट्रेस है उनको भी ऐसा सामना करना पड़ रहा है। तो कई बार तो देखिए जो काफ़ी ज़्यादा ऐसे केसेस सामने आते हैं। तो पब्लिक स्पेंडिंग है वो सरकार को इंक्रीज करनी चाहिए, और अटेंशन देने की आवश्यकता है इस पूरे हेल्थ सिस्टम पे, जो कि एक प्रकार से फोकस्ड हो ओल्ड एज पर्सन्स के लिए। और जो भी एक प्रकार से जो डिजीज होती हैं इस एज में, ना सिर्फ उनकी बाद में केयर हो बल्कि प्रिवेंटिव केयर भी होनी चाहिए कि उनको इस तरह के डिजीज का सामना करना ही ना पड़े। और इसके अलावा तो देखिए हेल्थ प्रमोशन होना चाहिए, रिस्क डिटेक्शन, रिस्क रिडक्शन, इन सब चीज़ों के प्रति भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ हैं वो दी जाएँ, और हेल्थ जो अथॉरिटीज़ हैं उनको एम्पावर किया जाए ताकि वो सारी फैसिलिटीज़ दे सकें। आगे देखिए वेयर आर द कॉमनर्स, ये छोटा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये कहते हैं कि देखिए जब लैंड एग्जिस्टेंस में आया तब किसी तरह की फेंसिस नहीं थी, किसी तरह की बाड़ नहीं थी। जैसे अब इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में जो बाड़ है, फेंसिस हैं, उसी तरह की जो फेंसिस हैं वो आज वो कई तरह भी हैं, सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नहीं है, इंडिया के अंदर में भी कई जगह पे फेंसिस का यूज किया जाता है। तो आर्टिकल कहता है कि देखिए शुरू में जब लैंड एग्जिस्टेंस में आया तो किसी तरह की फेंसिस नहीं थी, लेकिन आज इंसान ने इस भूमि को विभिन्न फेंसिस के बीच में बांट दिया है, और क्रिएटिव कॉमन्स हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं। अब जैसे कई सारे एग्जाम्पल्स ये देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं ये कोस्टल मैप का। ये कहते हैं कि देखिए इन्नोर क्रीक का एग्जाम्पल देते हैं कि वेटलैंड रूल्स के हिसाब से जो ये है वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तो एनोर क्रीक जो है वो 8000 एकड़ का है, और वहाँ पे कोई भी प्राइवेट जो है वो डेवलपमेंट नहीं हो सकती, कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। लेकिन अगर स्टेट की बात करें तो 1090 एकड़ का जो एरिया है वो तो डिफरेंट थर्मल पावर प्लांट्स है उन्होंने घेर के रखा है, ऑयल कंपनीज ने घेर के रखा है, और सरकार की दूसरी कंस्ट्रक्शन भी हुई हैं। तो ऐसा क्यों? मतलब लोगों के लिए आप कहते हो कि कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, और आप इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर रहे हो उस चीज़ पे। तो स्टेट को सोचना चाहिए। दूसरा ये एग्जाम्पल देते हैं चेन्नई के बीचेस का।
चेन्नई के बीच का एग्जांपल देते हैं कि जो बीचेस हैं वो तो सबके लिए कॉमन होने चाहिए, लेकिन पिछले दिनों जो एक चिल्ड्रंस का टूर्नामेंट होने वाला था, वहाँ पे सोकर टूर्नामेंट होने वाले था, लेकिन चेन्नई के जो कॉरपोरेशन है उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सोकर टूर्नामेंट वहाँ पे नहीं हो सकता। और कारण क्या दिया गया? कारण दिया गया ओलाइव रिडले टर्टल्स का। लेकिन आर्टिकल कहता है कि देखिए ये टूर्नामेंट होना था सितंबर में, और सितंबर में आपको वहां पे ओलाइव रिडले टर्टल्स नहीं मिलेंगे। तो जो ये तर्क दिया गया था चेन्नई कॉरपोरेशन के द्वारा में, और सोकर टूर्नामेंट को नहीं आयोजित होने दिया गया, तो ये तर्क अपने आप में गलत था। ऐसा नहीं होना चाहिए था, बीचेस सबके लिए कॉमन होने चाहिए थे। फिर बात आती है आर्टिकल नंबर 39F की। आर्टिकल नंबर 39F ये साफ साफ कहता है कि डीपीएसपी में कि जो बच्चे हैं उनकी वेलफेयर के लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा करे, गवर्नमेंट सरकार की जिम्मेदारी है। और बार बार सरकार इससे पीछे हटती है, बजाय इसके कि वो अपॉर्चुनिटीज पैदा करे। जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो मौके हैं, उनको भी एक प्रकार से ले लिया जाता है और उनका यूज नहीं करने दिया जाता। इंटरनेट की बात करें तो देखिए इंटरनेट में भी क्रिएटिव कॉमन्स कौन से होते हैं। मान लीजिए देखिए मैं यहाँ पे कुछ इमेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ऐसे में वो इस इमेज को नहीं इस्तेमाल कर सकता। क्रिएटिव कॉमन्स की प्रॉपर वेबसाइट है कि जिन लोगों ने ये इमेज ली है वो चाहते हैं कि कोई भी पर्सन जिसको भी जरूरत है वो उस इमेज का इस्तेमाल कर सकता है, वो होते हैं क्रिएटिव कॉमन्स। मतलब वो चीज़ें सबके लिए हैं, चाहे वो कोई सॉन्ग हो या फिर कोई इमेज हो या फिर कोई वीडियो हो, तो प्रॉपर लाइसेंस हो। आपने देखा होगा यूट्यूब में कई बार आप वीडियो देखते हो तो कई जो है खान वीडियो आपने देखा होगा, सीसी लिखा होता है, क्रिएटिव कॉमन्स, मतलब कोई भी उस वीडियो का इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसा होता है, क्रिएटिव कॉमन्स वो होती हैं चीज़ें। लेकिन आमतौर पे देखिए बहुत कम चीज़ें होती हैं जो क्रिएटिव कॉमन्स के तौर पे उपलब्ध होती है। जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो अपना एक प्रकार से जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो रेज करती हैं, और आमतौर पे जो जनता है जिनको जरूरत होती है उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर पाती। अब ये बात तो हमने सिर्फ इन चीज़ों की, इमेज, वीडियोज़ या फिर दूसरी चीज़ों की। बाकी भी और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे बुक्स का भी एक प्रकार से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उन पर कॉपीराइट्स एक्ट लग जाता है। और फिर आता है सेक्शन 327। सेक्शन 327 क्या कहता है? देखिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड साफ साफ ये कहता है कि जब भी कोई क्रिमिनल कोर्ट बैठेगी एक पूरे मामले को सुनने के लिए, तो वो ओपन कोर्ट होगी, कोई भी उस कोर्ट को एक्सेस कर सकता है। लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं होता, बहुत कम लोग जो हैं वो कोर्ट में विजिट कर पाते हैं, और आम जनता जो है वो उनको एक्सेस नहीं है कोर्ट्स की। तो यहाँ पे भी देखिए होने तो ये कॉमन चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे भी आम जनता को आसानी से एक्सेसिबल नहीं है। तो यही 4-5 चीज़ें हैं हम यूज कर सकते हैं, ऐसे में यूज कर सकते हैं, कहीं एथिक्स में यूज कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि देखिए साफ साफ हमें जब ये पॉइंट्स याद होते हैं तब कोई भी ऐसा कंटेक्स्ट आता है तो हमारी जो नॉलेज बेस है वो बढ़ता जाता है, कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक ये पॉइंट्स हमें यूज हो जाते हैं। अब देखिए मान लीजिए कुछ ऐसे आता है कि क्रिएटिव कॉमन्स है, पूरे वर्ल्ड के क्रिएटिव कॉमन्स पे ऐसे आता है जैसे आर्कटिक ओशियन, ओशियंस, माउंटेन्स, कुछ ऐसा आ जाता है क्वेश्चन। तो देखिए उस चीज को हम इस चीज से भी इंटरलिंक कर सकते हैं। तो ऐसे जो चेक कर रहा होगा एग्जामिनर, उसको लगेगा कि देखिए डाइवर्स व्यू है, कहीं कहीं थिंकिंग जा रही है, एनालिटिकल जो स्किल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं यूज हो जाते हैं, ये एग्जाम्पल्स कहीं ना कहीं यूज हो जाते हैं। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। ये है नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी। जीएसटी एक्ट के अंदर में ये प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी बनाई जा रही है। किस लिए बनाई जा रही है? देखिए सरकार को क्या लगता है, सरकार को ये लगता है कि अब जीएसटी पास होने के बाद में जो टैक्स रेट्स हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे, और सरकार को यह डर लगता है कि टैक्स रेट्स कम होने के बाद में जो एक पूरी चेन चलती है, मान लीजिए मैन्युफैक्चरर से लेके फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, तो सरकार को यह डर लगता है कि बाद में जो ये पूरी की पूरी चेन है बीच में ही उन टैक्स रेट्स के कम होने का फायदा ये सारे बिजनेसमैन ना उठा लें, और ऐसा ना हो कि जनता तक उस टैक्स रेट का कम होने का फायदा ना पहुंच पाए। आमतौर पे होना यही चाहिए था ना कि टैक्स रेट कम हो गए तो यानी जो प्रोडक्ट के रेट हैं वो भी कम हो जाएं। लेकिन आर्टिकल कहता है कि सरकार का यह तर्क बिल्कुल भी सही नहीं है, और एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी से सरकार फिर से ब्यूरोक्रेटिज्म बनाने जा रही है, प्रोसीजर बोटलनेक्स क्रिएट करने जा रही है। इससे तो जो रेड टेपिज्म है वो फिर से आएगा। अब सरकार का एक तर्क कैसे गलत है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। ये कहते हैं कि देखिए जो प्रोडक्ट की कीमतें हैं वो सिर्फ टैक्स पर डिपेंड नहीं करती, वो डिमांड एंड सप्लाई पे भी डिपेंड करती है। चाहे टैक्स रेट्स कम हो जाएं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट की कीमतें हैं वो कम होंगी ही। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं हम, मान लीजिए एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी ने कुछ एक लिमिट रख दी कि जो बिजनेसमैन है इस चीज़ पे इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं ले सकते, तो क्या होगा उस चीज़ का, यानी वो चीज़ सस्ती होगी तो एकदम से उस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन वो चीज़ उस मात्रा में उपलब्ध नहीं होगी मार्केट के अंदर में। तो एक प्रकार से डिमांड एंड सप्लाई का जरूर लगाइए आप।
चीज उतनी उपलब्ध है नहीं मार्केट में लेकिन डिमांड बढ़ गई, तो वो चीज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, रेट बढ़ जाएंगे, लेकिन शॉर्टेज भी हो गई, तो उल्टा हो गया ना। तो फिर तो अगर ये इसका जो मेन मकसद था सरकार का वही सिद्ध नहीं हो पाया, रेट भी बढ़ गए और शॉर्टेज भी हो गई, यानी ना तो बिजनेस बढ़ा और शॉर्टेज भी हो गई, रेट भी बढ़ गए। तो इससे अच्छा तो ये होगा कि प्रॉफिट कोई लिमिट लगाए ही ना, फिर जो मार्केट का जो रूल होता है वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा कि बिजनेसमैन को लगेगा कि हाँ भाई बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी तो लोग एक प्रकार से खरीदेंगे, फिर रेट कम हो जाएंगे, तो उसका फायदा होगा। प्रॉफिट पे लिमिट आप मत लगाइए, प्रॉफिट पे लिमिट नहीं लगाएगी तो मार्केट का जो रूल है डिमांड एंड सप्लाई का वो शेप लेगा और ऑटोमेटिक जो दाम है उस चीज के वो सस्ते हो जाएंगे और शॉर्टेज भी नहीं होगी। लेकिन प्रॉफिट पे लिमिट लगा दोगे तो वो चीज सस्ती भी नहीं होगी और शॉर्टेज भी हो जाएगी। और बाद में तो वो रीजन हमने अब डिस्कस किया ही कि किस प्रकार से जो प्रोसीजरल, अब देखिए जब भी इस तरह के रूल आते हैं ना, एक सेकेंड, तो ज़्यादा जो ये चीज़ें हैं ना टैक्स वाली, इनको इंटरप्रेट किया जा सकता है दोनों वे में। तो टैक्स अथॉरिटीज़ जो हैं काफ़ी बार ऐसा होता है कि हरासमेंट देखने को मिलती है बिजनेसमैन की कि आपने ये कर दिया, आपको इतनी लिमिट लगानी चाहिए थी, तो इससे बिजनेस करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी नुकसान होता है काफ़ी ज़्यादा, और एक गलत इमेज भी सेट हो जाती है कि सरकार काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रही है चीज़ों के अंदर में। तो इसको नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी को बनाने का कोई बहुत ज़्यादा सेंस बनती नहीं थी, ऐसा आर्टिकल वकालत कर रहा है। तो ये हमारी आज की पूरी डिस्कशन थी। ये पूरा इशू है नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी का, ये सीधा सीधा भी आ सकता है स्पेसिफिक रूप से पेपर 3 के अंदर में, और बाकी जो इश्यूज थे जो ओल्ड एज का आज हमने डिस्कस किया वो पेपर 2 में उसकी रेलेवेंस है। और उसके अलावा कौन से हमने इश्यूज डिस्कस किए, कॉमनर का जो क्रिएटिव कॉमन्स थे उनको ऐसे में भी यूज किया जा सकता है, एथिक्स में भी यूज किया जा सकता है। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।